अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हाउस ऑफ अकाउंटिंग। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ आईकॉम पार्ट 2 की फाइनेंशियल अकाउंटिंग में से सबसे पहला चैप्टर सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम को दूसरे वर्ड्स में हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी कहते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करता हूँ कि इस चैप्टर की क्या वेटेज है आपके पेपर के लिहाज से, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेटा इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि एमसीक्यू कितने आते हैं। आमतौर पर एक एमसीक्यू तो मस्ट आता है इस चैप्टर में से, और इसके साथ साथ दो भी एमसीक्यू आ जाते हैं सम टाइम, और शॉर्ट क्वेश्चन यानी डेफिनेशन जो है वो भी 1 से 2 आ जाती हैं, और इसके अलावा जो है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट आता है। सिंगल एंट्री सिस्टम में से एक लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट आता है आपके पेपर में, और वो जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो 20 मार्क्स का होता है। तो इसका मतलब है कि टोटल जो आप इस चैप्टर की वेटेज है वो 22 to 23% की है। ऑलमोस्ट 100 मार्क्स का पेपर है। ये मेरा प्रीवियस जो लेक्चर था उसके अंदर मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ कि आपके जो पेपर का पैटर्न क्या है और पेपर की स्कीम क्या है। अच्छा, सबसे पहले अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट के व्हाट इज सिंगल एंट्री सिस्टम। आईकॉम पार्ट 1 के अंदर जो आपने पढ़ा है वो था डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में और सिंगल एंट्री सिस्टम में अगर हम डिफरेंस देखें, डबल एंट्री सिस्टम के अंदर हमने कहा था कि हर डेबिट का एक क्रेडिट लाजमी होता है। एवरी डेबिट हैज अ क्रेडिट। सिंगल एंट्री सिस्टम की डेफिनेशन क्या है, मैं एक कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, सिंगल एंट्री सिस्टम कहता है कि बाज़-औक़ात इसमें किसी भी एक ट्रांजैक्शन का सिंगल आस्पेक्ट रिकॉर्ड किया जाता है। सिंगल आस्पेक्ट रिकॉर्ड करने का ये मतलब है कि यहाँ डेबिट आस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया गया है या क्रेडिट आस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया है। सम टाइम ऐसा होता है कि दोनों आस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड कर लिया जाता है, यानी डेबिट आस्पेक्ट के साथ साथ हमने क्रेडिट आस्पेक्ट को भी रिकॉर्ड कर लिया होता है। और सम टाइम ऐसा होता है कि हमने दोनों ही आस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड नहीं किया होता। तो इसका मतलब है कि इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कहते हैं। कि हमारे पास जब बाज़-औक़ात किसी भी ट्रांजैक्शन का कोई एक आस्पेक्ट होगा या डेबिट या क्रेडिट, सम टाइम दोनों ही होंगे और सम टाइम दोनों में से कोई एक भी नहीं होगा, तो इट्स मीन डैट कि हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो इनकम्प्लीट्स हैं, वो हमें प्रॉपर और क्लियर पिक्चर जो है वो नहीं दिखा सकते। अच्छा, दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम के डिफरेंस की, तो वो दूसरा डिफरेंस है ऑर्गेनाइजेशन के साइज के हिसाब से। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनीज वगैरह, वो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करती हैं, जबकि जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए जो सिंगल एंट्री सिस्टम है वो ज़्यादा सूटेबल होता है। इसी तरह से डबल एंट्री सिस्टम की कॉस्ट भी ज़्यादा आती है। तो इस वजह से जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हैं वो इजीली उसकी कॉस्ट को बेयर कर सकती हैं, जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम जो है उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं आती। इसी वजह से जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हैं वो इजीली उसको बेयर कर लेती हैं। अच्छा, अब सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम दोनों में से ज़्यादा बेहतर कौन सा सिस्टम है, यहाँ पर इस पे कोई डिबेट नहीं इतनी खास की जा सकती, क्योंकि दोनों का पर्पज़ एक ही है। अगर डबल एंट्री सिस्टम को देखा जाए तो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करके किया क्या जाता है, बेसिकली जो बिजनेस है या ऑर्गेनाइजेशन है उसके प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट किया जाता है एट द एंड ऑफ द ईयर। जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम का पर्पज़ क्या है, उसको भी यूज़ करके जो है वो हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट और लॉस जो है वो उसको हम कैलकुलेट करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम के अंदर आपके पास जो प्रॉफिट और लॉस आता है वो दो चीज़ों के डिफरेंस से आता है, एक्सपेंसेस और इनकम। अगर किसी साल के अंदर इनकम ग्रेटर देन हो एज कंपेयर टू एक्सपेंसेस, तो इसका मतलब है कि कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है। और अगर ऐसा किसी साल में ऐसा हो कि एक्सपेंसेस ग्रेटर देन है इनकम से, तो इसका मतलब है कि कंपनी को लॉस बेयर करना पड़ा है। इसी तरह से जब हम सिंगल एंट्री सिस्टम में आते हैं तो सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर प्रॉफिट और लॉस जो है वो एक्सपेंसेस और इनकम की मदद से कैलकुलेट नहीं किया जाता, बल्कि क्या होता है कि सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन होती है, प्रॉफिट और लॉस की, वो कैपिटल की मदद से होती है, कैपिटल की मदद से होती है।
छोटी सी एक मिसाल ले लेते हैं इसको समझने के लिए इस कॉन्सेप्ट को। फॉर एग्जांपल एक पर्सन ए है, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। जब वो जितने कैपिटल से वो अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा वो कैपिटल उसके लिए क्या कहलाएगा? ओपनिंग कैपिटल। अगर साल के एंड पर वो जो कैपिटल, जितने कैपिटल से उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख से किया था, अगर साल के एंड पर कैपिटल बढ़ गया हो, यानी जो उसका क्लोजिंग कैपिटल है वो 1 लाख से बढ़ गया हो, वो 1,20,000 हो चुका हो, तो इसका मतलब है कि उस शख्स ने प्रॉफिट कमाया। और अगर उसका बिगनिंग कैपिटल जो है वो 1 लाख था और साल के एंड पे जब वो देखता है तो उसका जो कैपिटल है वो 70,000 का रह गया, तो इसका मतलब है कि उसको 30,000 लॉस का सामना करना पड़ा है, उसको 30,000 लॉस बर्दाश्त करना पड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस की जो कैलकुलेशन करते हैं वो एक्सपेंसेस और इनकम्स की मदद से नहीं करते, बल्कि कैपिटल की मदद से करते हैं, क्योंकि हमारे पास सारा डाटा कंप्लीट नहीं होता है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होते हैं। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों के साथ जो इसकी वेटेज है वो डिस्कस कर ली है पेपर के अंदर। जो आपका ये चैप्टर है क्या वेटेज रखता है। इसके बाद अब हम ये देखते हैं कि सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर रहते हुए जब हम अपने बिजनेस की प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन करते हैं, उसको डिटरमिन करने के लिए हमारे पास टोटल 2 मेथड है। नंबर 1 है नेट वर्थ मेथड और सेकंड है कन्वर्जन मेथड। नेट वर्थ मेथड जो है उसको इस्तेमाल करते हुए हम 3 तरह की स्टेटमेंट्स बनाते हैं। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर किस लिए बनाई जाती है? ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने का पर्पस ये है कि अगर हमें क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू गिवन नहीं है तो ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे। इसी तरह से अगर हमें क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम उसको कैलकुलेट करने के लिए क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे। और जो मेन स्टेटमेंट है वो हमारी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस है। बेसिकली इसको कंप्लीट करने के लिए हमें ये सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। इसके अलावा जो सेकंड मेथड है दैट इज कन्वर्जन मेथड। कन्वर्जन मेथड जो है वो मिलता जुलता है डबल एंट्री सिस्टम के अंदर। जिस तरह से हमने फाइनल अकाउंट किया था उसके अंदर आपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था और उसके साथ साथ आपने बैलेंस शीट बनाई थी। इसी तरह से जो कन्वर्जन मेथड है उसमें भी यही चीजें हम बनाते हैं और इसके साथ साथ कुछ हम मिसिंग फिगर्स को कैलकुलेट करने के लिए डेटर्स अकाउंट और क्रेडिटर्स का अकाउंट वगैरह भी हमें बनाना पड़ता है। अच्छा, आपके बुक के अंदर जो टोटल प्रॉब्लम्स हैं, फर्स्ट जो हाफ प्रॉब्लम्स हैं ऑलमोस्ट 11 to 12 वो पहले वाले मेथड के सारे क्वेश्चन हैं, यानी नेट वर्थ मेथड से रिलेटेड आपकी पहली हाफ प्रॉब्लम है। और नेक्स्ट जो है 11 या 12 प्रॉब्लम के बाद आपके जो अगले क्वेश्चंस हैं 13, 14, 15 वो जो है कन्वर्जन मेथड से सॉल्व होंगे। अच्छा, पेपर के अंदर जो क्वेश्चन है वो आप जितने भी प्रीवियस पास्ट ईयर्स या पास्ट पेपर्स हैं अगर उनको उठाकर देखें तो उनके अंदर जो क्वेश्चन आया हुआ है वो पहले वाले मेथड से आया हुआ है, यानी वो नेट वर्थ मेथड से क्वेश्चन को देता है। और जो हायर क्लासेस हैं बीकॉम वगैरह है उसके अंदर वो समटाइम्स जो है वो कन्वर्जन मेथड से सवाल देता है। इस लेवल पर एग्जामिनर समझता है कि बच्चे के लिए जो कन्वर्जन मेथड है वो ज़्यादा टफ है, जबकि जो नेटवर्थ मेथड है वो इजी कंसीडर किया जाता है। तो मेरे लिहाज से कोई बहुत ज़्यादा इतना डिफरेंस नहीं है, दोनों मेथड्स अपनी जगह पर ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं, आप स्टूडेंट सामने ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं करना कि आप सिर्फ इस मेथड से ही सवाल करें और दूसरे मेथड को आप छोड़ दें। ऐसा आपने बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, आप करें दोनों ही, लेकिन ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी है, ज़्यादा जो चांसेस हैं वो नेटवर्थ मेथड से ही क्वेश्चन आने के हैं। मैं इंशाल्लाह आपको जो मेरा अगला इसी चैप्टर का रिलेटेड जो लेक्चर होगा उसके अंदर मैं आपको दोनों जो मेथड्स हैं उनके क्वेश्चन करवाऊंगा। अब हम एक नज़र ये देखते हैं कि जब हमने क्वेश्चन को नेटवर्थ मेथड से सोल्व करना है तो नेटवर्थ मेथड से सोल्व करने के लिए जो मैंने
के साथ 3 स्टेटमेंट का जिक्र किया है, उनका फॉर्मेट क्या होगा और उसके फॉर्मेट को यूज करते हुए हमने चीजों को किस तरह से कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर किस तरह से बनाई जाती है। तो बेटा ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बिल्कुल उसी तरह से बनाई जाती है जिस तरह से बैलेंस शीट बनाई जाती है। डबल एंट्री सिस्टम के अंदर उसका नाम बैलेंस शीट था, जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर उसका नाम चेंज करके स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स रख दिया गया है। यानी ऐसी स्टेटमेंट जो बिजनेस की, कारोबार की, ऑर्गेनाइजेशन के अफेयर्स को बताती है। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर 3 चीजों से मिलकर बनती है बेसिकली, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। करना क्या होता है, हमने एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यूज जो है वो गिवन होती हैं और हमने उनकी मदद से कैपिटल को कैलकुलेट करना होता है। तो आप देखिएगा सबसे पहले जो फॉर्मेट है आपके, मैंने यहां पर ड्रॉ किया हुआ है, वो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का दिया हुआ है। एक तरफ आपके सारे के सारे एसेट्स आ जाएंगे, ठीक है जी, और दूसरी साइड पर आपकी लायबिलिटीज आ जाएंगी। यानी एसेट साइड बेसिकली डेबिट साइड है और लायबिलिटी साइड जो है वो बेसिकली क्रेडिट साइड है। अच्छा, एसेट साइड पे अगर आपने ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनानी है तो उसका फॉर्मेट जैसे कि आप लोगों को पता ही होता है, सबसे पहले बिजनेस का नाम आता है, उसके बाद यानी ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो भी दिया हुआ है, उसके बाद स्टेटमेंट का नाम आएगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। नीचे आपकी डेट जो है वो हमें बताएगी कि ये कौन सी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है, ओपनिंग है या क्लोजिंग है। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर अगर है तो उसके साथ डेट जो है वो ओपनिंग लिखी होगी, अगर क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर होगी तो उसके साथ डेट क्लोजिंग लिखी होगी। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने जो डेट मेंशन की है वो की है एज ऑन 1 जनवरी 2015। अच्छा, एसेट्स जो है, करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स सारे वो आप एसेट साइड पर लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, कैश इन हैंड 100 का है, कैश एट बैंक 50 का है, डेटर्स 50 के हैं, बिल रिसीवेबल 150 के हैं, मशीनरी, फर्नीचर ETC वो 50 का है। अच्छा, एसेट साइड का टोटल किया तो टोटल जो है वो हमारा 400 आया। अच्छा, अब ये याद रखिएगा कि जब भी आपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनानी है तो इसकी एसेट साइड ग्रेटर होगी। अच्छा, अब रूल क्या होता है कि जब हम क्लोजिंग करते हैं तो जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है उसको हम दोनों साइड पर लिख देते हैं। तो एसेट साइड का टोटल 400, मैंने 400 को टोटल में दोनों साइडों पर लिख दिया। अब लायबिलिटी वाली साइड में क्रेडिटर्स हैं, बिल पेएबल्स हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह। तो लायबिलिटी सारी पुट की 50, 30 और 20, इन सब का टोटल हुआ 100। एसेट साइड का टोटल था 400 और जो लायबिलिटी वाली साइड है उसका टोटल था 100। तो हमने 400 में से 100 को माइनस किया तो हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर आई वो कितनी आई, 300। बैलेंसिंग फिगर हमारे पास क्या आई, 300। तो इसका मतलब हुआ कि ये ओपनिंग बैलेंस, जो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से हमने डिफरेंस निकाला है, किन 2 चीजों का डिफरेंस निकाला है, एसेट्स और लायबिलिटीज का। एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस किया है तो हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर आई है दैट इज ओपनिंग कैपिटल। तो मेरा स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गई बात कि जब आपने सिंगल एंट्री सिस्टम में नेटवर्थ मेथड से ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनानी है तो वो किस तरह से बनेगी, आपने तमाम एसेट्स का टोटल कर लेना है। आपके एसेट्स का टोटल ग्रेटर आएगा हमेशा लायबिलिटी वाली साइड से, तो एसेट्स में से लायबिलिटीज लेस करेंगे तो आपके पास जो डिफरेंस आएगा वो ओपनिंग कैपिटल आएगा। इसी तरह से जो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है वो सेम इसी पैटर्न से बनेगी। डेट का डिफरेंस आ जाएगा, डेट आपने क्लोजिंग लिखनी है, तो सेम पैटर्न से बनेगी। एसेट्स में से लायबिलिटीज जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास यहां पर जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आपका ओपनिंग कैपिटल नहीं होगा बल्कि वो आपका क्लोजिंग कैपिटल होगा। जैसे मैंने यहां पर छोटी सी उसी तरह से मिसाल ली कि आपके एसेट साइड का टोटल जो है वो 500 है, ये मैंने टोटल में दोनों साइड्स पर लिख दिया। इसी तरह से लायबिलिटी साइड का टोटल 100 है, 500 में से मैंने 100 को लेस किया तो जो डिफरेंस आया डेट इज 400, डेट इज 400। तो ये जो आपका 400 है डेट इज क्लोजिंग कैपिटल। जी, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि मेन हमारी स्टेटमेंट ये है, और ये याद रखिएगा कि जो हम आप लोगों की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस है इसके साथ हमेशा क्लोजिंग डेट आया करेगी।
इसके साथ हमेशा क्लोजिंग डेट आया करेगी। अच्छा, ये किस पैटर्न से बनती है? इसमें सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखा जाता है, इसमें सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखा जाता है। क्लोजिंग कैपिटल में हम ऐड करते हैं ड्राइंग्स, तो हमारे पास टोटल आ जाता है। इस टोटल को हमने कुछ भी नहीं कहना, यानी इसको किसी भी चीज़ का नाम नहीं देना। क्लोजिंग कैपिटल फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर मिसाल ली कि क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास 100 का, ड्राइंग्स जो है वो 20 की है, 100 + 20 किया तो हमारे पास टोटल आ गया 120। अब ये जो क्लोजिंग कैपिटल और ड्राइंग्स का टोटल आएगा, इसमें से हमने क्या माइनस करना है नेक्स्ट? फर्दर कैपिटल। फर्दर कैपिटल को फ्रेश कैपिटल भी कहते हैं और ये न्यू कैपिटल के नाम से भी क्वेश्चंस के अंदर गिवन होता है। तो जब हम इन ऊपर वाली दोनों चीज़ों के सम में से फर्दर कैपिटल को लेस करेंगे, 120 में से 30 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आएगा डेट इज एडजस्टेड कैपिटल। और हमारे पास इस क्वेश्चन के मुताबिक, इस फॉर्मेट के मुताबिक हमारे पास जो एडजस्टेड कैपिटल की फिगर आई है डेट इज 90। अब ये जो हमारे पास एडजस्टेड कैपिटल आएगा, एडजस्टेड कैपिटल में से लास्ट में हमने क्या करना है? ओपनिंग कैपिटल को लेस कर देना है। तो जब हम एडजस्टेड कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल को लेस करेंगे तो हमारे पास जो डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट या लॉस आएगा। अच्छा, अब ये किस तरह से पता चलेगा कि डेट इज प्रॉफिट और लॉस? अगर आपका एडजस्टेड कैपिटल ग्रेटर है और आपका ओपनिंग कैपिटल लेसर है, जैसे कि इस एग्जांपल के अंदर एडजस्टेड कैपिटल जो है वो 90 है जबकि ओपनिंग कैपिटल जो है वो 40 है, तो 90 इज ग्रेटर एंड 40 इज लेसर। तो 90 में से 40 माइनस किया तो हमारे पास जो 50 आया डेट इज प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर। और अगर आपका एडजस्टेड कैपिटल कम होगा और आपका ओपनिंग कैपिटल जो है वो ज्यादा होगा तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा डेट इज लॉस एट द एंड ऑफ द ईयर। अच्छा, अब ये जो आपका इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, इसमें एक चीज़ और ऐड होगी आगे। जब ये बेसिक फॉर्मेट है, जब मैं क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा तो इसमें कैपिटल वगैरह का भी जो है वो अफेक्ट होता है। कैपिटल का जो इंटरेस्ट होता है उसकी भी हम कैलकुलेशन करते हैं। तो ये वाला जो प्रॉफिट हमारे पास आता है इसमें से हम लास्ट पे इंटरेस्ट को लेस कर देते हैं। उसका मेथड जो है वो फर्दर इंशाल्लाह क्वेश्चंस के अंदर मैं जो है वो क्लियर कर दूंगा। अच्छा, कुछ आगे स्टार्ट वाले जो क्वेश्चन होंगे उनके अंदर कोई किसी किस्म की एडजस्टमेंट नहीं दी होगी, लेकिन आगे फर्दर जो पाँचवां छठा सातवां क्वेश्चन आएगा उसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स भी दी होंगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो भी एडजस्टमेंट्स वगैरह हुआ करेंगी उनका इफेक्ट हमेशा क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर पर होता है। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर पर कभी भी किसी भी एडजस्टमेंट का इफेक्ट नहीं होता। उसकी रीज़न ये है कि जो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है वो हम साल के शुरू में बनाते हैं, जबकि क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो है वो साल के एंड पर बनती है। तो अगर कोई भी किसी किस्म की एडजस्टमेंट होगी तो वो हमें बिल्कुल एंड पर ही पता चलेगी। इस वजह से तमाम एडजस्टमेंट का इफेक्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर पर हुआ करेगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह जितने भी मेरे लेक्चर्स होंगे उनके अंदर ये भी मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा।